वीडियो की संख्या में देखते हैं सामान्य हिंदी, यानी वीडियो को इस अंक में देखेंगे हिंदी, जिसके अंतर्गत सामान्य हिंदी देखेंगे और ये पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और ये लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कहने का ये हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित ARO री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह हिंदी का लेक्चर जिसके अंतर्गत हम कॉमन हिंदी को देख रहे हैं। और यह देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, जिसमें देखें सीसेट में हिंदी के कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेंस में भी कॉमन हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एसपीएससी के अंतर्गत देखें नए राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए भी एमपीएससी जेपीएससी आरपीएससी यूपीपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए सीसेट एंड मेंस के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा एसएससी पीपीएससी द्वारा आयोजित पेड 2025 और शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक जो है विषयवाइज महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि देखें कॉमन हिंदी को हम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत देखें तो जो यानी हम इस पर स्पेशली चर्चा जो है ARO एग्जाम 2023 पर कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी है उस पर आधारित ये महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसके अंतर्गत देखें तो इसमें 6 टॉपिक यानी इसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में, उसमें 6 टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पहली टॉपिक जो पर्यायवाची शब्द होता है जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के लिए। दूसरी टॉपिक देखें तो विलोम शब्द होता है, इसमें 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए। और तीसरी टॉपिक तद्भव प्रश्न होता है, इसमें भी 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए होते हैं। और चौथी टॉपिक देखें तो इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है और ये भी 10 प्रश्न होते हैं 10 नंबर के। पांचवी टॉपिक विशेषण और विशेष्य होता है, इसमें भी 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए। और छठे और अंतिम टॉपिक जो होती है वाक्य दोष और वर्तनी दोष होती है, इसमें भी 10 प्रश्न होते हैं और 10 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर देखें तो 60 प्रश्न हुए 60 नंबर के हिंदी में कॉमन हिंदी ARO के लिए। और जीएस में जो होते हैं 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, 140 प्रश्न 140 नंबर के लिए। कुल 200 प्रश्न जो होते हैं 200 नंबर के, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होता है ARO पीटी में। इस बार परिवर्तन के तौर पर यह है कि एक ही सत्र में एक दोनों पेपर करा लिए जाएंगे। यानी पहले ये था कि 9:30 से 11:30 2 घंटे के लिए जीएस के 140 प्रश्न पूछे जाते थे और शाम को 2:30 से 3:30 बजे तक 1 घंटे के लिए जो कॉमन हिंदी के प्रश्न पूछे जाते थे 60 प्रश्न, अब दोनों को ऐड कर दिया गया एक ही सत्र में। ये 3 घंटे के एक ही सत्र में जाएंगे, 9:30 से 12:30 तक हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बार रहा है। तो आप हिंदी को लेकर चल सकते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम देखें 200 मार्क्स यदि कट ऑफ की बात करें, यानी जो पिछले वर्ष के जो पेपर कराए गए उसके कट ऑफ देखें जो ज़्यादातर हुआ आपका, वैसे तो ये पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि हार्ड है, मॉडरेट है या ईजी है, फिर भी यदि हम 130 के आसपास अपना आंकड़ा बना लें तो ये ज़्यादा सेफ स्कोर कहा जा सकता है। क्योंकि आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कुछ मामले में काफ़ी बदनाम है कि वह कई प्रश्नों को गलत देता है या विवादित देता है, बाद में उस पर जो वो डिलीट कर देता है या उसको बदल देता है। इससे देखें अच्छे प्रतियोगियों का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, यानी जो बॉर्डर पर होते हैं उनके काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, यानी जिनका ज़्यादा मार्क्स होता है उनका घट जाता है और किसी का जो कम है वो बढ़ जाता है। इस वजह से इसमें असमंजस की स्थिति बनी, इसलिए अब बॉर्डर से पार रहें, ज़्यादा पार रहें, 10-20 प्रश्न या 10 प्रश्न 15 प्रश्न ज़्यादा रहें तो आप सदैव के लिए सेफ रहेंगे। तो 130 प्लस यहाँ सेफ स्कोर मान कर चल रहे हैं, यदि आप इस पर कर लेते हैं तो ज़्यादा सेफ। और इसमें हिंदी निर्णायक हो सकती है, क्योंकि हिंदी में देखें तो 60 प्रश्न है और यदि बहुत अच्छे पकड़ आपकी हो तो 50 प्लस बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, और अच्छी हो तो 55 प्लस भी किए जा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा तो 60 प्लस होने की संभावना नगण्य होती है, क्योंकि ह्यूमन एरर भी उसमें शामिल होता है, कितना भी आप किसी चीज़ के प्रकांड विद्वान क्यों न हों। तो देखिए मान लेते हैं एवरेज हम 50 मान लेते हैं, तो 130 लाने के लिए यदि आप जीएस में 80 कर लेते हैं, यानी कितने में 140 में यदि आप 80 प्रश्न कर लेते हैं तब भी आप सेफ स्कोर की तरफ पहुंच सकते हैं। और इनोटेड पॉइंट है कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क का भी प्रावधान है। यदि आप गलत करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न पर 1/4 नंबर दंड के स्वरूप काट लिया जाएगा। 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिटेक्ट यानी कम कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने बेस्ड ऑन माइंड मैप के आधार पर जो इस पर चर्चा करें, उसमें पर्यायवाची पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं, हिंदी के कॉमन हिंदी संबंधित प्रश्नों को। यानी पर्यायवाची पर देखें तो जो महत्वपूर्ण व्यंजन थे, सारे व्यंजन और सारे स्वर पर महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची शब्द बना के चैनल पर अपलोडेड है। उसी प्रकार से विपरार्थक शब्द के भी महत्वपूर्ण जो है विलोम शब्द, हिंदी में विलोम शब्द का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, सारी जानकारी और शब्द विलोम जो है हमने महत्वपूर्ण रूप से देख लिया है। तो आप इस लेक्चर पर यानी चैनल पर जाकर सारे विलोम शब्दों को भी देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिए गए हैं। विलोम शब्दों के बाद तद्भव और तत्सम शब्द को भी हमने देख लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तद्भव और तत्सम तद्भव की परिभाषा हमने देख लिया है, किस प्रकार से तद्भव शब्द होता है और कैसे पहचाना जा सकता है, और तत्सम शब्द किस प्रकार से बनते हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ तद्भव और तत्सम शब्द को देख सकते हैं, हमने इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। विशेषण विशेष पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया गया। नोटेड पॉइंट है कि देखिए विशेषण और विशेष जो यह टॉपिक है इसमें ARO पीटी और मेंस दोनों में कॉमन है।
मेंस में देखें तो आपका जो होता है, हमने मेंस पर चर्चा कर लिया था कि मेंस में जो हिंदी की बात करें उससे 3 पेपर होता है। जीएस फर्स्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें 120 प्रश्न होते हैं। जीएस यानी जो सेकंड पेपर होता है वो हिंदी के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ-साथ चलते हैं, और तीसरा पेपर जो दूसरे दिन होता है वो निबंध का होता है। तो हिंदी में देखें तो जो पहला सेक्शन होता है रिटेन होता है, दूसरा सेक्शन उसका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव में जो होते हैं विशेषण विशेष से होते हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं होता। 5 टाइप का आधार पूछा जाता है। तो हम जब मेंस की चर्चा करेंगे पहले पीटी के बाद, तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे विशेषण विशेष पर। ध्यान देना है कि ये पीटी और मेंस दोनों में शामिल है। जबकि अपर पीटी एग्जाम, जो अपर पीटी एग्जाम कराता है या कंडक्ट कराता है आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसमें विशेषण विशेष न तो पीटी में होता है ना तो मेंस में होता है। तो ये नोटेड पॉइंट है। हमने देखा विशेषण और विशेष की विशेषता को हमने समझ लिया, इसको आप देख लें, क्योंकि स्पेशली ये आरओ के लिए ही है। इसलिए जो मेंस हमेशा देते हैं या जो अपर पीटी एग्जाम देते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा नया हो सकता है, इसलिए यह आप स्पेशली इसको देख सकते हैं। हालांकि प्रत्येक वर्ष तो यह आरओ एग्जाम कराता नहीं है, इसलिए जो है इसके जो प्रतिभागी हैं बहुत कम हैं, यानी कॉमन होते हैं जो अपर पीटी देते हैं वह वहीं जो है इसको आरओ को देते हैं। कुछ स्पेशल बहुत कम लोग होते हैं जो केवल इसी को देते हैं, इसलिए इसको आप एक नज़र देख लें जो है। हालांकि पूरे लेक्चर में हमने हर पार्ट में इसको दिखाने का प्रयास किया है इस नोट्स को, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। और हमने देखा जो आखिरी टॉपिक थी इसकी वाक्य दोष थी। वाक्य दोष पर हमने बना दिया है, इसका एक पार्ट वाक्य दोष है और इसी का दूसरा पार्ट जो होता है वर्तनी होती है। 5-5 प्रश्न होते हैं, वाक्य दोष से 5 हो सकता है और 5 प्रश्न वर्तनी दोष से हो सकता है। दोनों मिलाकर 10 प्रश्न होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, दोनों कंबाइंड होते हैं। तो वाक्य दोष को हमने देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वाक्य दोष को एक बार देख लें आप। वाक्य दोष को पहचानने के क्रम में हमने देख लिया था कि वाक्य दोष को पहचाना, सबसे पहले हम गलत शब्द ढूंढकर उसको पहचानते हैं, फिर इसके बाद गलत मात्रा को ढूंढते हैं, लास्ट में अंत में गलत क्रम को ढूंढ करके हम जो वाक्य दोष को निदान को यानी इसका निदान कर देते हैं या फिर उसको शुद्ध कर देते हैं वाक्य को। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी जानकारी जो है दी गई है किस प्रकार से, यानी हम इसमें देखें तो यहाँ पर पहले जो है क्रम के हिसाब से यानी पद क्रम के हिसाब से 10 इसमें टॉपिक दिए गए हैं। अन्वय के रूप में यानी परस्पर संबंध के रूप में देखें तो संज्ञा और सर्वनाम के अन्वय होते हैं, विशेषण और विशेष का अन्वय होता है, कर्ता कर्म और क्रिया का अन्वय होता है, इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। वाक्य की अशुद्धियों विचार करें तो वर्ण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पहला प्रकार है। दूसरे प्रकार चलते हैं तो इसमें लिंग के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इसके बाद वचन के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, विशेषण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, क्रिया के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, अव्यय के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, यानी ये देख सकते हैं अव्यय के प्रयोग, और उसके परसर के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, और विराम चिन्ह के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इसको देख सकते हैं, अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद विविध अशुद्धियाँ होती हैं, इसको हम विस्तार चर्चा कर लिया, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज देखते हैं इसी के पाठ ग्रुप में वर्तनी दोष को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं वर्तनी दोष। वर्तनी दोष का मतलब पहले ये समझ लेते हैं, वर्तनी दोष का मतलब क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो इसमें जो व्यंजन और स्वर होते हैं उनके दोष को बताना चाह रहा है कि जो व्यंजन या स्वर होते हैं उसके दोष किस प्रकार से जो शब्द के निर्माण में होते हैं वर्तनी दोष के अंतर्गत हैं। यानी सबसे पहले इसके कुछ मेन पार्ट को, बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि को समझ लें। ध्वनि क्या होता है, यानी ध्वनि का मतलब होता है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न हो सके, जिसको बांटा ना जा सके। जैसे पानी की 2 ध्वनियाँ होती पा और नी होती है, उसी प्रकार से लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी सबसे छोटी जो वाक ध्वनि होती है उसको वर्ण कहते हैं। और ये नोटेड पॉइंट है कि मूलतः हिंदी में देखें तो 52 वर्ण होते हैं। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। व्यंजन के बारे में देखें तो व्यंजन स्पर्श व्यंजन के तहत ये बटे होते हैं, यानी व्यंजन को हम देखें तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतरस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजक, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि व्यंजन के पाठ होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन देखें तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो ये 5 वर्ग हैं वह स्पर्श व्यंजक होते हैं। क वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग में 5-5 जो होते हैं वह शब्द या अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग में देखें क से अंगा तक, च वर्ग में देखें च से इया तक, ट वर्ग में ट से आड़ा तक, त वर्ग में देखें त से न तक, और प वर्ग में प से म तक जो होता है। और इनका देखें तो यह क वर्ग जो होता है कंठ से इसका उच्चारण होता है, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, और त वर्ग का दंत से, और प वर्ग का ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है। स्पष्ट में अंतरस्थ व्यंजक में य र ल व होते हैं, उस व्यंजक में स यानी सारे यानी बड़ा स, खटकोण स, छोटा सा अ होता है। संयुक्त व्यंजक में क्षत्रिय त्रय इज्ञ अवसर होता है। द्विगुण व्यंजक में अंगा आड़ा होते हैं। अनुस्वार में जो होता है ऊपर यह बिंदु बनता है अनुस्वार होता है, विसर्ग का चिन्ह आप जानते ही हैं। इसके बाद ये ध्यान दें कि स्वर जो होते हैं जिसको अच प्रत्याहार कहते हैं, कुल 9 स्वर होते हैं। कुल 9 स्वर हैं जिसमें मूल स्वर 5 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 है। संयुक्त स्वर में ए होता है, ओ होता है, बड़ा ए होता है और यह जो है अ होता है। ये संयुक्त स्वर है। शेष जो है 9 में जो है आपके मूल स्वर के अंतर्गत आप कहीं कहीं इनको जो है हरस्व स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, यानी जो दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर होते हैं दोनों को दीर्घ स्वर कहते हैं। हरस्व स्वर में अ ई उ री इल ऋ होता है, दीर्घ स्वर में आ ई उ ऋ होता है, संयुक्त स्वर में ए ओ अ होता है।
तो ध्वनि को हमने देखा था कि ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी, ध्वनि कहेगी। वर्ण किसे कहते हैं, लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नोटेड पॉइंट है कि सभी व्यंजन वर्ग जो होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं, यानी सभी जो व्यंजन वर्ग जिसमें से हमने 52 देखा व्यंजन हैं, इसमें से स्पर्श व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजक, उष्म व्यंजक, आगत व्यंजक, संयुक्त व्यंजक। यानी स्पर्श व्यंजक को हमने देख लिया, स्पर्श व्यंजक आपके 27 होते हैं और इसके बाद अंतरस्थ व्यंजक 4 होते हैं, उष्म व्यंजक भी 4 होते हैं, आगत 2 होता है, संयुक्त व्यंजक 4, कुल 41 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। टोटल व्यंजन और स्वर को जोड़ते कुल प्रकार से 52 प्रकार के जो होते हैं वो वर्णमाला होती है, 52 वर्ण होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा इसमें कर देंगे तो बिना मतलब का ही हो जाएगा। वर्तनी दोष को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दें कि वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान को देखें। तो इसमें जो नोट्स में दिया उसमें देखें, हिंदी भाषा चूंकि एक जीवित भाषा और इसमें तमाम नया पुरानी भाषाओं के प्रभाव आते जाते रहते, इन प्रभावों ने इनकी एकरूपता को बाधा पहुंचाई है, परंतु भाषा विकास की दृष्टि से अच्छे लक्षण हैं। इस भाषा में जो परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वर्तनी के लिखने में या उच्चारण में, स्वीकार करना होगा। संस्कृत काल की सिद्धांतबद्धता के आधार पर हिंदी भाषा को परिभाषित करना कठिन है, अतः दुराग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। आगे हिंदी भाषा में प्रचलित हो गई वर्तनी संबंधित अशुद्धियों की एक विस्तृत सूची दी जा रही है, इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ क्या है। यहाँ देखें तो वर्तनी संबंधित अशुद्धियों में यहाँ शुद्ध है, यानी अशुद्ध अशुद्ध दिया गया। अनुसरण देखें तो इसमें बड़ा सा रहेगा, छोटा सा रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। अध्ययन में 2 यह रहेंगे, ये अध्ययन होगा। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता, अहल्या शुद्ध है। अंतर ध्यान नहीं, अंत ध्यान होता है, यानी अंतर ध्यान होता है, यहाँ अत ध्यान लिखा है। ईसा नहीं होता बल्कि ईर्ष्या होता है। उषा नहीं बल्कि उषा होता है, यानी इसमें देखें तो बड़ा ऊ है, इस छोटा ऊ होता है। अवगुण नहीं, अवगुण होता है। अनाधिकार नहीं बल्कि अनधिकार होता है। अमावस्या नहीं बल्कि अमावस्या होता है, यानी आदासा नहीं बल्कि छोटा वाला आदासा होता है। आशीर्वाद नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। अतिथि नहीं, अतिथि होता है। उपलब्ध यानी सारे चीज़ को देख सकते। एग्जाम टेस्ट नोट्स देखें जो इसमें पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कवित्री को पूछता है तो यह कवइत्री नहीं बल्कि कवइत्री होता है। और यहाँ उज्ज्वल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयु का प्रश्न ज़्यादा है तो इसमें 2 जो होते हैं आधा ज होते हैं, इसको भी आप याद कर लें। और इसमें जो है यह अक्सर पूछता है। अनाधिकार नहीं होता है। इसके बाद अंतर्ध्यान पूछता है। और एग्जाम टेस्ट को कहते हैं तो अहिल्या नहीं बल्कि अहल्या होता है। और इसमें देखें तो जो है एग्जाम दृष्टिकोण से सारे आप देख लें तो इसमें कालिदास नहीं बल्कि कालिदास ये इस तरह से होता है। और गरिष्ठ नहीं बल्कि ये गरिष्ठ होता है। और इसमें देखें एग्जाम दृष्टिकोण से और कौन से क्वेश्चन का आधीन नहीं बल्कि अधीन होता है। अपन होती नहीं बल्कि अपन होती है, तो आकांक्षा इस तरह से होता है। अनुषंगिक नहीं बल्कि आनुषंगिक होता है। उजेला नहीं बल्कि उजियाला होता है। औद्योगिकरण इस प्रकार से औद्योगिकरण होता है। कलश नहीं, ये कलश होता है। अंताक्षरी अक्सर पूछता है, एक नोटेड पॉइंट है, ये अंत्याक्षरी होता है। आह्लाद नहीं, ये आह्लाद होता है। आविष्कार इस प्रकार से ऊंचाई, इस प्रकार से ऊंचाई पूछता है। उर्मिला नहीं बल्कि ये बड़ा वाला उर्मिला। ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होता है। कनिष्ठ इस प्रकार से। केंद्रीकरण इस प्रकार से। खुरचन ये होगा। गांधी इस प्रकार से लिखा रहेगा। गोवर्धन इस प्रकार से लिखा रहेगा, तभी ये शुद्ध होगा। तो इसमें सारे शब्दों को एक बार आप देख लें, जब इसके बार हम विस्तार चर्चा कर रहे हैं इसमें पहले पार्ट में हमने देख लिया, पहले पार्ट को हमने देख लिया। इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में देखें तो ये गंधर्व को इस प्रकार से लिखा रहेगा। कुशासन इस तरह से सही रहेगा। कुम्हार इस प्रकार से लिखा सही रहेगा। और एग्जाम के स्टूडेंट देखें तो चिन्ह अक्सर पूछता है। जो एग्जाम के स्टूडेंट महत्वपूर्ण उसको हम इसमें ज़्यादा हाईलाइटेड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं 4 दीवारी, ये 4 दीवारी नहीं बल्कि 4 दीवार। छिटपुट इस प्रकार से लिखा रहेगा। जजमान यजमान हो तत्कालिक, ये अक्सर एग्जाम पूछता है तो इस प्रकार तात्कालिक रहेगा। त्याज इस प्रकार से। द्रोण धन्यवाद पूछता है। निर्लिप्त ये भी एग्जाम पूछता है। द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका पूछा जाता है। द्वारका इसका शुद्ध है। दुल्हन ये गलत है, यह स्पष्ट रूप से गलत दिख रहा है। और इसमें देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जाम पूछता है, यह देखें कृत्य ये गलत है। कृत्य होता है, अक्सर पूछता है एग्जाम में। कुंभलांगिनी नहीं होता है, कुंभलांगी होता है। खनिज ये गलत है। और ये अक्सर पूछता है, एक ग्रहिता नहीं बल्कि गृहिता होता है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं ये च्युत इस प्रकार से पूछता है। और जमाता इस प्रकार से। जुआ, जलंधर, यज्ञ, यानी सारे आपको इसको देख सकते हैं। तदोपरांत भी अक्सर पूछता है। तो ये सारे इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण दिए गए आप देख सकते हैं। इसमें देखें तो ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लें। यह प्रमाणिक है, यह प्रमाणिक इसका सही है। और यह प्रतीक्षा है, पंडिती, पैतृक है, वृक्ष, यानी इसको सारे को देख सकते हैं किस प्रकार से सही इसमें इसके वाक्य हैं। सांसारिक, सुकुन का, सार्वजनिक, इतिक्षु इत्यादि देख सकते हैं आप। और इसमें ये सारे वर्ड को देख सकते हैं कि कौन से सही। मैथिली शरण अक्सर इंपॉर्टेंट पूछा है तो ये सही आपका मैथिली शरण होगा, न कि यह होगा। और इसमें देखें जो भूगोलिक नहीं होता है, भौगोलिक होता है। और ये सारे चीज़ों को ये अक्सर पूछता है। वाल्मीकि इस प्रकार से लिखा रहेगा तभी सही रहेगा, ये वाल्मीकि गलत है, यानी इसमें छोटी की मात्रा रहेगा कप। ये सारे हिरण्यकशिपु अक्सर हिरण्यकश्यपु ये अक्सर एग्जाम पूछता है, इसको भी आप देख लें। हिरण्यकश्यपु ये इस प्रकार से रहेगा तब ये सही रहेगा, न कि इस प्रकार से। हिंदुस्तान में पूछता है, स्वाति पूछता है, इसमें देख सकते हैं यह जो है परीक्षा की विशिष्ट तथ्य को इसमें ये अक्सर पूछता है, इसको आप देख लें। कुमुदनी नहीं होता बल्कि कुमुदिनी होता है, ये सही है। ये कालिदास को तो मैंने रिपीट यहाँ पर कर दिया है। समुज्ज्वल को देख लें, यानी जहाँ 2 इसमें जो आधे हैं। और ये सारी अंताक्षरी को रिपीट कर दिया है, आनुषंगिक रिपीट कर दिया है।
आप देख सकते हैं सारे शरद चंद्र इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि विष्णु जी श्रृंगार अक्सर पूछता है, इसको नोटेड पॉइंट याद कर लें। इस प्रकार से लिखा रहेगा तभी श्रृंगार रहेगा, नहीं सेकंड इसमें नहीं रहेगा। और यहाँ देख लें तो इसमें जो है आपका उज्ज्वल, इसको नोटेड पॉइंट है, इसको याद कर लें। अछूड़े कोई पूछता है, अछूड़े भी याद कर लें, इस प्रकार से रहेगा। अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, इसको भी याद कर लें। पूजनी इस प्रकार से रहेगा। मान्य, बिहरणे, गंधर्व, अशेष, धोबनी, ये धोबनी को ध्यान, धोबिन होता है, धोबनी ये अक्सर पूछता है। संस्कृत्यायन होता है, बल्कि संस्कृत्यायन होता है, अस्थायी इत्यादि। कैलाश को आप देख सकते हैं, अक्सर ध्यान पूछता है। चलिए इसमें वासुदेवानंदन के कुछ नोट्स को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो वर्तनी को हम देख रहे हैं कि तो वर्तनी की शुद्धियाँ, वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उसका निदान को देखते हैं। यहाँ तो इसमें निदान नहीं दिया गया है, तो निदान इसमें अड़ और अड़ में देखते हैं, यानी आड़ा वाला अड़ और न में अशुद्धियाँ किस प्रकार से पाई जाती है। तो अड़ और न की शुद्धियाँ में अड़ और न के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अड़ अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है, अड़ देखें तो अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है, तत्सम शब्दों में आता है। जिन तत्सम शब्दों में अड़ होता है उनके तद्भव रूप में अड़ के स्थान पर न होता है, यानी न किस में आएगा, तद्भव में होगा। यहाँ तो तद्भव तत्सम को भी आप समझ सकते हैं इससे। जैसे देखें अरण जो है यह तत्सम है, इसी का रण होगा, और यह जो है अशुद्ध है। तद्भव का मतलब क्या होता है, अशुद्ध होता है, विकृत रूप होता है। इसके बाद देखें फण, यानी अड़ इसमें है, इसका फन विशुद्ध यानी गलत हो जाएगा, यानी फन इसका अशुद्ध रूप है। कर्ण है, कर्ण का कर्ण होगा, विष्णु का विष्णु होगा। तो यह जो है अड़ और न संबंधित अशुद्धियाँ हैं, यानी अड़ रहेगा तो शुद्ध रहेगा, और न रहेगा तो शुद्ध नहीं तद्भव होगा, और अड़ रहेगा तो शुद्ध का मतलब तत्सम होगा। संस्कृत की जिन धातुओं में अड़ होता है उनसे बने शब्दों में भी अड़ होता है, जैसे क्षण, प्रण, वरुण, निपुण, गण, गुण। इसी एक ही पद में यदि रि, र और श के बाद न हो तो न के स्थान पर अड़ हो जाता है, भले इसके बीच कोई स्वर य, व, ह, क, वर्ग, प, वर्ग, क वर्ग अनुस्वार आया हो, जैसे ऋण, कृष्ण, विष्णु, भूषण, उष, रामायण, श्रवण आदि। किंतु यदि इनमें कोई भिन्न वर्ण आए तो न का अड़ नहीं होता, जैसे अर्चना, मूर्छना, रचना, प्रार्थना इत्यादि। कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावत अड़ होता है, जैसे कर्ण, कोण, कोण, गण, गणिका, चाणक्य, मणि, माणिक्य, बाण, वाणी, वणिक, वीणा, वेणु, वेणी, लवण, क्षण, क्षीण आदि इत्यादि जो होते हैं। तो अड़ और न संबंधित अशुद्धियाँ होती है, उसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद छ, यानी जो छ एक वर्ण है, छ वर्ण है, और इसके बाद एक ई छः वर्ण है। यह छ देखें तो यह छ जो है च वर्ग के अंतर्गत है, यानी च स्पर्श व्यंजन में जो च वर्ग है, जिसमें च से यहाँ तक होता है, जो तालु से बोला जाता है, यानी तालुक से यह बोला जाता है, ध्वनि निकलती है इसकी तालुक से। तो यह देखें जो इसमें छ यह है, और इसमें देखें जो ये छ है ये संयुक्त व्यंजन है, जो कि देखें क, यानी क प्लस स के योग से बनता है, यह क्षत्रिय वाला छ। और त्रयी को देखें तो यह बनता है आपका त प्लस र से त्रयी संयुक्त व्यंजक बनता है। और ज्ञ देखें तो ज और इया के संयोग से जो होता है वह ज्ञ बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं छ, यानी ये छ जो च वर्ग के अंतर्गत है, और यह छ जो कि संयुक्त व्यंजन। इसमें किस प्रकार से शुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो छ संयुक्त व्यंजन है, यानी ये स्वतंत्र है, और यह है संयुक्त व्यंजन है। क और स के मेल से, यानी एक क और स के मेल से बना है, क प्लस स के मेल से बना है। क्षत्रिय संस्कृत में अधिक प्रयोग, यानी यह ज़्यादा तत्सम शब्द है और यह तद्भव शब्द है, जैसे शिक्षा, दीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, क्षत्रिय, निरीक्षक, अधीक्षक, साक्षी, क्षमा, क्षण, अक्षय, तीक्ष्ण, क्षेत्र, क्षीण, नक्षत्र, अक्ष, समक्ष, क्षोभ आदि। ब और व की ध्वनियाँ, इसको भी समझ लेते हैं। अक्सर ब यानी ये ब और व की ध्वनियों को देख लेते हैं किस प्रकार से शुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं। इसमें ध्यान दें कि ब जो है, ब देखें तो यह प वर्ग, यानी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श जो व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें देखें प वर्ग के अंतर्गत ये ब आता है। और जबकि वो देखें तो अंतरस्थ व्यंजन है, जो 4 अंतरस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं वो अंतरस्थ व्यंजन के अंतर्गत है। तो इसमें किस प्रकार से शुद्धियाँ होती है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसमें ये नोटेड पॉइंट है कि ब और व के प्रयोग के बारे में हिंदी में प्राय अशुद्धियाँ होती। इन अशुद्धियों का कारण है अशुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही ब और व को भेद किया जा सकता है। ब के उच्चारण में दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, यानी व के उच्चारण में दोनों ओठ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये ओष्ठ से बोला जाता है। यानी ब को देखें तो यह ओष्ठ यानी ओठ से बोला जाता है ब जो है। जबकि व के उच्चारण में निचला ओठ ऊपर वाले दांत के अगले हिस्से के निकट चला जाता है और दोनों ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है, वे मिलते नहीं हैं। ठेठ हिंदी में ब वाले शब्दों की संख्या अधिक है, व वालों की कम है। ठीक उल्टा इसका संस्कृत में है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ व रहेगा वो तत्सम रहेगा, जहाँ ब रहेगा वो जो आपका है वो तद्भव रहेगा, और ब अशुद्ध है या शुद्ध है, संक्षेप में इसको समझ लें। संस्कृत में ब वाले कुछ शब्द भी होते हैं, यानी संस्कृत में भी कुछ ब वाले शुद्ध अर्थात जो शुद्ध शब्द जैसे बंध, बंधु, बर्बर, बलि, बहु, बाधा, बीज, बृहद, ब्रह्मा, ब्राह्मण, बुभुक्षा। संस्कृत में व वाले प्रमुख शब्द देखें तो बहन, वंश, वाक, वक्र, वंचना, वत्स, वदन, वधु, वचन,
वसु वर्जन वर्ण इत्यादि। वन्य ब्याज व्यवहार वसुधा वायु विलास विजय इत्यादि। विशेष में संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो व और ब दोनों में लिखे जाते हैं और दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं, पर हिंदी बोलियों में इस प्रकार शब्दों में ब वाला ही अधिक चलता है। प्राय व ओ ब होने पर ब का व होने पर अर्थ बदल जाता है, यानी ब का व होने पर क्या होता है, अर्थ ही टोटल बदल जाए। जैसे वहन देखें, ये वहन है और इसमें ब बना दें तो ये बहन हो जाएगा, अर्थ डिफरेंट हो गया। इसके बाद सौ यह है और ये कर देंगे तो सब हो जाएगा, अर्थ टोटल बदल गया। ये वार है और यहाँ लिख दें तो ये बार हो जाएगा, एकदम अर्थ बदल गया। इसके बाद रब देखें, रब है और ये रब, ये हो जाएगा, रब है ये रब है। इसके बाद वली, ये वली है और फिर बली हो जाएगा। वाद है बाद है, वात है वात इत्यादि। देखें काफ़ी अंतर हो जाएगा इसमें। स और स की शुद्धियाँ हैं, यानी एक खटखोड़ यानी बड़ा स खटखोड़ स और छोटा स में भी शुद्धियाँ पाई जाती है। ध्यान देखें तो हमने बताया था कि छोटा स ज़्यादातर ये अशुद्ध होता है, यानी तद्भव शब्द, और ये दोनों शब्द जो तत्सम शब्द यानी ज़्यादा शुद्ध होते हैं, संस्कृत में आते हैं। तो इसको देखें, यानी बड़ा स खटखोड़ स और स भिन्न अक्षर हैं। इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है। उच्चारण दोष के कारण ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती है। इसके उच्चारण में यानी क्या बातें ध्यान रखना, उसको देखें। तो ये खटखोड़ वाला स देखें केवल संस्कृत शब्दों में आता है, यानी ये तत्सम होगा, केवल संस्कृत शब्दों में ध्यान रखना इसको। जैसे कसा, संतोष, भाषा, गणवेशा, द्वेष, मयूष, कयास, कोश, चपक, पीयूष, पुरुष, सुस्व आदि। जिन संस्कृत शब्दों की मूल भाषा में स होता है उससे बने शब्दों में भी स रहता है, जैसे शिष्य धातु से शिष्य, शिष्ट, शेष इत्यादि। संधि करने में क ख यानी क वर्ग का, ट वर्ग का, प फ वर्ग के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा स हो जाता है, यानी संधि के रूप में। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण वर्तनी संबंधी शुद्धियों को देख रहे हैं। यदि किसी शब्द में छोटा स यानी ए स आया है, यदि किसी शब्द में छोटा स आया तो उसके पूर्व अ या आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो स के स्थान पर स हो जाता है। ट वर्ग के पूर्व केवल स आता है, जैसे खोड़स, इसके बाद कष्ट, नष्ट इत्यादि। ऋ के बाद प्राय स ही आता है, जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, वृषा। संस्कृत शब्दों में च छ के पूर्व स ही आता है, जैसे निश्चल, निश्चल। जहाँ बड़ा स और छोटा स साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ बड़ा स पहले आता है, यानी जहाँ बड़ा स और छोटा स साथ साथ प्रयोग करना तो बड़ा स पहले आएगा, जैसे शासन, शास्य, प्रशंसा, निशंस आदि। और जहाँ देखें बड़ा स और खटखोड़ वाला स एक साथ आते हैं, वहाँ बड़ा स के पश्चात खटखोड़ स आता है, जैसे शोषक, शीर्षक, शेष, विशेष इत्यादि। उपसर्ग के रूप में निह, वि आदि आने पर मूल शब्द का स पूर्वत बना रहता है। ये तत्सम शब्दों में बड़ा स और हो तो उसके तद्भव में स होता है, यानी बड़ा स तत्सम में तो उसका तद्भव होगा तो छोटा स हो जाएगा। और कभी कभी स के स्थान पर यानी छोटा स लिखकर और कभी कभी आरंभ में स के स्थान पर भी अक्षर मेल इत्यादि देख सकते हैं। कुछ शब्दों के कुछ वैकल्पिक यानी कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं और दोनों ही शुद्ध होते हैं। जैसे देखें किस प्रकार से, यह कोश, कोश ये भी शुद्ध है और ये कोश ये भी शुद्ध है। इसके बाद देखें केसर, ये भी शुद्ध है और केसर छोटा वाला भी रहेगा, ये भी शुद्ध है। इसके बाद देखें केसरी, ये बड़ा वाला ये भी शुद्ध है और छोटा वाला भी रहेगा केसरी, तब भी शुद्ध रहेगा। तो ये सब अपवाद के अंतर्गत है। इसके बाद देखें कसा, बड़ा स रहेगा तब भी और छोटा स रहेगा यानी एक खटखोड़ वाला रहेगा तब भी सही है। इसके बाद वशिष्ठ, ये भी रहेगा तब भी सही है और ये छोटा वाला स रहेगा तब भी सही होता है वशिष्ठ के, यानी ये दोनों शुद्ध हैं। इसके बाद इसमें देखें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो लिंग प्रत्यय संबंधी भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे देखें अनाथनी नहीं बल्कि होता है अनाथा होता है, असरी नहीं बल्कि असरा होता है, कोमलांगी को हमने देख लिया था, कोमलांगिनी नहीं बल्कि कोमलांगी होता है, और गायकी नहीं बल्कि गायिका होता है, गोपनी नहीं बल्कि गोपी होता है। सारे हम देखें नारी यानी छोटी वाली मात्रा नहीं होती है, यानी लिंग संबंधी त्रुटियाँ हैं, नारी यह नहीं होता है बल्कि नारी यह शुद्ध होता है। इसके बाद देखें संधि संबंधी से भी अशुद्धियाँ होती है। जैसे देखें अधगति बल्कि अत्याधिक को देखें, अत्याधिक यह गलत है, अत्याधिक बल्कि अत्यधिक होता है, अत्यधिक इस सही है। संधि संबंधी जो होता है ये गलतियों को भी हम पकड़ सकते हैं। समाज संबंधी भी अशुद्धियाँ होती है, यानी समाज संबंधी अशुद्धियों को भी पकड़ा जा सकता है। जैसे उच्च श्रवा, ये उच्च श्रवा ये गलत है बल्कि ये होता है उच्चय, फिर इसके बाद श्रवा ये सही होता है। तो संधि ये समाज संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इसके बाद देखें तो हलंत संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कुछ वर्णों को देखें उससे आखिरी में हलंत लगाना जरूरी होता है। जैसे प्रत्युत, प्रत्युत में पहले यहाँ हलंत लग दिया गया, प्रत्युत में हलंत नहीं लगता है। भाग्यवान में हलंत लगेगा, यानी भाग्यवान केवल बिना हलंत कराएगा तो गलत हो जाएगा। विधिवत बिना हलंत कराएगा तो गलत होगा। श्रीमान बिना हलंत कराएगा तो गलत हो जाएगा। बुद्धिमान बिना हलंत कराएगा गलत हो जाएगा। भविष्य बिना हलंत का गलत होगा। सचित बिना हलंत का गलत होगा। साक्षात बिना हलंत का गलत होगा। चंद्रबिंदु और अनुस्वार से संबंध भी अशुद्धियाँ पाई जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे सूर्ण इस प्रकार से लिखा गया तो ये गलत होगा, इसको ऐसे सही होगा, बड़ाऊ का मात्रा रहेगा और ये चंद्रबिंदु होगा तब जाकर ये सूर्ण सही होगा। इसके बाद उंगली देखें तो उंगली ये गलत हो जाएगा, इस पर चंद्रबिंदु वाला रहेगा, यानी ये उंगली इस प्रकार से शब्द होगा। दांत को देखें तो दांत में इस प्रकार से गलत होगा, यानी दांत इस प्रकार से लिखा रहेगा गलत हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा ये दांत में चंद्रबिंदु वाला रहेगा तब जाकर सही होगा ये।
इसी प्रकार से देखें चाँद जो है, इस प्रकार से चाँद लिखा रहेगा तो ये गलत होगा, इस पर भी चंद्र बिंदु रहेगा तब जाकर ये सही होगा, चाँद इस प्रकार से शुद्ध होगा।